हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत का पहला एआई पावर्ड विश्वविद्यालय प्रोजेक्ट किस विश्वविद्यालय से लॉन्च किया गया, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से लॉन्च किया गया। यूरोपियन यूनियन ने अभी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी, जो कि ईरान की फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इस पर लगा दिया है बैन। इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। एशियाई कलाकार राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के शिव नटराज सहित 3 चोरी हुई मूर्तियों को अमेरिका लौटाएगा भारत को। ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का नाम नरवाल है, जो ताइवान का में अभी पहली बार उथला गोता परीक्षण या कहें वाटर सेल वाटर टेस्ट पास की है। लगभग एक दशक के बाद 31 जनवरी 2026 को दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। 1 फरवरी 2026 से उत्तर प्रदेश ने संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार वेरिफिकेशन मस्ट कर दिया है। विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला उत्तराखंड को। इसके अलावा चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूटी पाट योजना असम सरकार ने शुरू की है। यूनेस्को विश्व धरोहर मूल्यांकन 2026 से 2027 चक्र के लिए भारत ने मेघालय के जीवित जड़ पुल लिविंग रूट ब्रिजेस को नॉमिनेट किया है। 72 वर्ष की आयु में हॉकी के पूर्व भारतीय कोच रहे माइकल नब्स का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थे। लास्ट एक वीडियो से आपने रिवीजन किया। अब हम लोग आगे बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। इसकी पीडीएफ और क्विज एमजेटी ऐप पर और टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बजट को डेडिकेटेड है ना, बजट को डेडिकेटेड है। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो बजट से रहेंगे। एंड तक देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सबके सब क्वेश्चन। और कोशिश मेरी रहेगी कि मैक्सिमम बजट के जो पोर्शन है वो इस वीडियो से कवर हो जाएं। बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर या पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो इस बार के बजट में 12.2 लाख करोड़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाएगा। इस बार का जो टोटल बजट का साइज है वो आपसे पूछा जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा बजट था, तो आप बताना। बजट साइज जो है वो था 53.5 लाख करोड़ का, ठीक है ना। 53.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया कि 9वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने लगातार बजट पेश किया, वित्त मंत्री ने। अब इसमें देखिए टोटल जो रेसिप्ट आएगा, कितना प्राप्त होगा, प्राप्तियां जिसे कहते हैं ना, मतलब सरकार कमाती भी तो है। तो टोटल जो रिसिप्ट है नॉन डेप्ट को लेकर वो 36.5 लाख करोड़ है। ये 53.5 लाख में बात हो रही है कि कहाँ कहाँ से जो खर्च करेंगे इतना, तो आएगा कहाँ से, ये बताया जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है नॉन डेप्ट जो रिसिप्ट है वो 36.5 लाख करोड़ की होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पर होगा 12.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा, जो कि अप्रॉक्स है 4.4% ऑफ द जीडीपी। 10% प्रीवियस ईयर से बढ़ाया गया है। फिजिकल डेफिसिट जो है, फिजिकल डेफिसिट या कहें कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुद्रा स्फीति शायद कहते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट जो है 4.3% रहेगा जीडीपी का, ये डाउन है 4.4% 2025 वाले बजट से। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है ये 55.6% है और सरकार का प्रोजेक्शन है कि और इसे कम किया जाए, 50% तक लाया जाए। अब अगर पिछली बार से इस बार का बजट का कंपैरिजन करोगे तो पिछली बार का बजट था वो 49.6 लाख करोड़ का था, इस बार 53.5 लाख करोड़ का है 2026-27 का बजट। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा। अब आ जाते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय पर, जो विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय किया जाएगा 12.2 लाख करोड़ का, उस पर देख लेते हैं। तो इसके तहत सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बुनियादी ढांचे, इन पर खर्च किए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं कहाँ कहाँ पर कितना खर्च होगा। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। वैसे तो मैंने बजट पर आपको 2 वीडियो दी हुई है, लेकिन ये चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में भी नहीं बताई थी कि किस सेक्टर के लिए कितना खर्च होगा। हालांकि उसमें मैंने ये बताया कि किसको क्या मिला, किस वर्ग को क्या मिला, किस वर्ग के लिए क्या योजनाएं हैं, तो उसको मैंने बताया। एक क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो मैंने बताया। तो 2 वीडियो जो आई हुई हैं मेन चैनल पर, उसको जाकर के जरूर देखना, और बजट की है ना, एमजेटी एजुकेशन मेन चैनल पर आपको उसको मिल जाएगी, वो दिखना। यहाँ हम लोग कैटेगरी वाइज बात करेंगे किस पर कितना खर्च होगा। जैसे डिफेंस पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर था इस बार, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उम्मीद थी कि ये बढ़ाया जाएगा बजट, और बढ़ोतरी हुई भी। 15.27% की वृद्धि, काफ़ी बड़ी वृद्धि देखने को मिली। 7.85 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे डिफेंस पर। एग्रीकल्चर पर 1.62 लाख करोड़,
एजुकेशन पर 1.392 लाख करोड़। इसके अलावा स्वास्थ्य पर 1.5 लाख करोड़ और सामाजिक कल्याण पर 62,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। विज्ञान पर 55,000 करोड़ और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर 45,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये अलग अलग सेक्टर वाइज था। ठीक है, अभी वीडियो में बने रहो, मैं आपको बजट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अलग अलग क्वेश्चन बना करके इसीलिए सब बता दूंगा। ठीक है, आपको ये भी समझ में आएगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बजट से, ये मेरी गारंटी है। हर बार की तरह जैसे हर बार पूरा पूरा कवर कराया जाता है वैसे इस बार भी कवर कराया जाएगा। विश्व वेटलैंड दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे आप जानते हो 2 फरवरी को मनाते हैं। और विश्व आर्द्र भूमि मनाए जाने का इतिहास भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। 1971 में 1971 में क्या हुआ था ना, ईरान में एक शहर है रामसर, रामसर शहर है ईरान में, तो वहीं पर हुआ था वेटलैंड को लेकर के कन्वेंशन। तो वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, है ना, वेटलैंड कन्वेंशन। पहले ईरान वगैरह में भी समिट हुआ करती थी क्योंकि 1979 के पहले वहाँ पर वो भी एक प्रकार से लोकतांत्रिक या कहें यूरोपीय पद्धति पर ज़्यादा चलता था। लोकतांत्रिक तो पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लेकिन 1979 के बाद वहाँ पर इस्लामिक रिवोल्यूशन का वो आ गया। खैर 2 फरवरी 1971 को रामसर में ये वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था, उसी याद में हम लोग ये दिवस मनाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें दुनिया भर की जो आर्द्र भूमियाँ हैं ना उनको संरक्षित किया जाता है। तो वो रामसर साइट एक बनती है, उसी रामसर साइट पर लोगों को लिस्ट किया जाता है, मतलब इन ऐसे साइट्स को लिस्ट किया जाता है। ऐसे भारत में अब तक 98 साइट्स हो चुकी हैं, अभी 96 थी, 2 अभी इसी दिन बढ़ाया गया यानी 2 फरवरी को 2 नए रामसर साइट आए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इन 2 नए रामसर साइट में एक तो है अपना उत्तर प्रदेश का जिसका नाम पटना पक्षी अभ्यारण्य है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। उत्तर प्रदेश में है लेकिन पटना के नाम से है ना, पटना जबकि बिहार की राजधानी है। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में और ये अब रामसर साइट होगी। इसके अलावा छारी डांड, छारी डांड जो है ये दूसरा है जो कच्छ गुजरात में स्थित है और ये दूसरा बना है जिसको रामसर साइट अभी शामिल किया गया। तो 96 थे पहले, अब 98 हो गए हैं रामसर साइट, 100 में 2 कम है। ठीक है, अपनी ई बुक है लास्ट 6 मंथ की या वार्षिकांक, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप जाकर के बेस्ट ई बुक प्राप्त कर सकते हैं MJT ऐप से। अगला, बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार किस राज्य में समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे? किस राज्य या राज्यों में, कितने राज्यों में बनाए जाएंगे कॉरिडोर? तो देखिए, रेयर अर्थ कॉरिडोर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु 4 राज्यों में घोषणा हुई है, 4 स्टेट्स में घोषणा हुई है कि ये रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मतलब यहाँ पर ना रेयर अर्थ मिनरल्स की खुदाई होगी और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग करके और हम लोग रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी करेंगे और यूज़ में भी लाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो दुनिया जो है रेयर अर्थ मिनरल की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रही है। तो 4 राज्यों में इस बजट में घोषणा की गई है। ठीक, तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे। इन राज्यों के समुद्र तटों के रेत में मोनाजाइट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए यहाँ रेयर अर्थ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो माइन टू मैग्नेट, खनन से चुंबक तक की पूरी सप्लाई चेन यहाँ पर बनाया जाएगा। अब इसमें 2025 में शुरू की गई थी जब, तो उसमें 7,280 करोड़ रुपए के रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना लाने की बात की गई थी। तो अब उसी योजना को विस्तार किया जाएगा, 4 राज्यों में कॉरिडोर बनाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने स्कूलों और कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की घोषणा की है? AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग्स और कॉमिक्स। तो इन सेक्टर में अब स्कूलों में लैब बनेगी, है ना। जैसे एक समय था तो कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर लैब बनती थी स्कूलों में, ऐसे ही अब 1500 मिडिल स्कूल और 500 कॉलेजेस में AVGC कंटेंट क्रिएटर बनाने के लिए लैब होगी। मतलब सरकार चाहती है कि युवा जो हैं कंटेंट क्रिएटर बने, एनिमेशन करें, विजुअल इफेक्ट्स में ऐसे आएँ, एडिटर बने, वीडियो एडिटर बने, है ना, क्रिएटर बने और गेमिंग करें या कॉमिक बनाएं और कॉमिक में एनिमेशन करें। तो ऐसा करने के लिए सरकार 2026-27 के बजट में 1500 मिडिल स्कूल और 500 कॉलेजेस में ये कंटेंट क्रिएटर लैब बनाएगी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। शिक्षा और गुणवत्ता की क्वालिटी में इनोवेशन को शामिल किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसी के तहत ये किया जा रहा है। ठीक है, तो कक्षा 6 से ऊपर के सभी बच्चों के लिए होगा।
अब युवाओं को और क्या क्या मिला है इसको भी मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे आपको कैटेगरी वाइज करके बताया गया है कि किसको क्या मिला। तो वो वीडियो अगर आप देखोगे MZTA एजुकेशन मेन वाले चैनल पर, तो उसमें ये वीडियो में सब बताया गया था क्या क्या कहाँ कहाँ बनेगा। जैसे 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, हर जिले में एक। AI क्षेत्र में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा, भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी, AI टूल है ये। इसके अलावा नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित किया जाएगा, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे, स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, रेडियोलॉजी एनेस्थीसिया इन पर ध्यान दिया जाएगा। ABGC वाला मैंने बताया ही। 20 पर्यटन स्थल पर 10,000 गाइड्स बढ़ाए जाएंगे, स्किलफुल किए जाएंगे। खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत होगी, है ना। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू घाटी माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे और यहाँ उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे। तो कुल मिलाकर के ये युवाओं के लिए योजनाएं थी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, देखो बजट पर ना बहुत लोग आपको 1-2 क्वेश्चन दे करके आगे बढ़ जाएंगे, निपट जाएंगे। मतलब कि दे दिए कितना बड़ा बजट था या फिर क्या कुछ बड़ी घोषणाएं थी, थोड़ा मोड़ा बताकर निकल गए। लेकिन एक्चुअल में जब तक आप कंप्लीट बजट नहीं पढ़ोगे ना, तो आप सिर्फ अपने दिल को बहला रहे हो, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बजट से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब बजट आ गया है, आने वाले 2 से 4 महीनों के अंतर्गत जो भी एग्जाम होंगे, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें बजट से क्वेश्चन ना लिया जाए। तो आप जो है इसलिए इसको ढंग से पढ़ के जाइए। बजट बहुत बड़ा चीज़ है ना, क्योंकि वही देश की रूपरेखा तय करता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यानी FNO पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। अब देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर जो होता था ना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स शेयर मार्केट में, ये क्या होता है इसको मैंने समझाया हुआ है आपको। इसको MJT 2.0 वाले चैनल पर आपको बताया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप शेयर मार्केट में जाओगे ट्रेडिंग करने, तो सबसे पहले सरकार को देना पड़ता है टैक्स, जो होता है STT। अब STT पहले था 0.02%, लेकिन इस बार के बजट में इसे 150% बढ़ा दिया गया। आप सोचो 150%, और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि ये जब आया घोषणा बजट, तो अगले ही दिन बाजार धड़ाम से गिरा, है ना। 150% बढ़ाना मतलब 0.02% था, इसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया, दोगुना से भी ज़्यादा। इसलिए यहाँ पर शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली। STT जो है एक प्रकार का फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टैक्स होता है कि आप प्रॉफिट बुक करो, लॉस बुक करो, कुछ भी करो, लेकिन सरकार को इतना टैक्स देना ही पड़ेगा पर ट्रांजेक्शन, है ना। पर ट्रांजेक्शन मतलब जितना भी शेयर खरीदोगे सबका देना पड़ेगा इतना। तो ये 0.05% भी बहुत होता है ना। चलिए अगला, तो यहाँ नौकरी पेशा वालों के लिए आपको दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हो। जैसे अचल संपत्ति बेचने पर पैन बेस्ड चालान बनेगा, विदेशों में कमाई पर 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट डिस्क्लोज स्कीम लाई गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिजीम में कोई छूट नहीं दिया गया है। नया इनकम टैक्स रूल लाया गया है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। इसके अलावा 3 महीने का ज़्यादा समय दे दिया गया है रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए। मतलब पहले 31 दिसंबर लास्ट डेट होता था, अब इसे बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल EV, स्कूटर, EV कारें, सोलर, ये सब चीज़ें सस्ती होंगी। ओवरसीज अगर टूर करते हो तो 2% का टैक्स लगेगा। एजुकेशन मेडिकल पर्पज़ पर 2% का टैक्स लगेगा, है ना। एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं तो 102% टैक्स लगेगा। STT 0.05% कर दिया गया है। भारत में 5 साल रहने वाले विदेशियों को देश से बाहर अगर कमाई करते हैं तो टैक्स फ्री रहेगी। अगला, केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने नए रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। आप देख रहे हो, एक भी क्वेश्चन अगर आप बता दो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मतलब नहीं बता सकते हो ना, मैं इस पर क्या करूँगा। खैर, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नए रेल कॉरिडोर 7 बनाए जाएंगे, ये याद रखना, इस बार के बजट में घोषणा की गई है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे उसमें हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी, है ना। चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जैसे हों या अमृत भारत हो, इस टाइप की ट्रेनें चलेंगी। ये 7 कॉरिडोर जो होंगे, इसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु। दूसरा, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर रहेंगे। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा जो कॉरिडोर। बुलेट ट्रेन चलेगी यहाँ पर, बुलेट ट्रेन, है ना। तो बुलेट ट्रेन भाई, अभी रेल मंत्री का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है कि अब बिहार में चलेगी बुलेट ट्रेन। तो यही वाला है कॉरिडोर जो बनेगा हाई स्पीड का, इस पर ऐसे ही हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी, ठीक है। तो वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है।
रेलवे को 2.93 लाख करोड़ का यहाँ आवंटन किया जाएगा इस पूरी परियोजना के लिए। तो अब देखिए डिफेंस बजट कॉर्पोरेट सेक्टर में देखा गया है 6.81 लाख करोड़, 7.8 लाख करोड़ रुपए इस बार किया गया, पिछली बार था 6.81 लाख करोड़। तो इसके अलावा 10,000 करोड़ का बायो फार्मा शक्ति योजना शुरू होगी, 3 नए संस्थान खोले जाएंगे। आयुर्वेद के सेमीकंडक्टर ISM मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1,000 से ज़्यादा क्लिनिक साइट्स बनाए जाएंगे। 40,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह के लिए होंगे और कार्गो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर खोली जाएंगी। देश भर में 4,000 ई बसेस चलाई जाएंगी। सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट किया जाएगा। ये प्रमुख घोषणाएं हैं। पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो पीएम मोदी ने अभी आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके श्री गुरु रविदास जी महाराज हवाई अड्डा करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल करके होगा। तो महान संत और समाज सुधारक रहे श्री गुरुदास जी की जयंती पर, गुरु रविदास जी की जयंती पर ये हवाई अड्डे का अनाउंसमेंट किया गया, नाम बदला गया है। ठीक है, आदमपुर का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया गया है। तो उड़ान स्कीम को भी इस बार बजट में ये कहा गया है कि थोड़ा इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे। उड़ान मतलब आप जानते हो ना, उड़े देश का आम नागरिक, ये योजना बहुत पहले सरकार लाई हुई थी। तो हालांकि वो बहुत रेंज से बाहर दिखता हुआ नजर आता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर सबसे कम उम्र के करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिकल का खिताब जीत लिया है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत करके सबसे कम उम्र में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने? करियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है? देखिए आप जानते हो ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। लेकिन ये वर्ष में 4 होते हैं। अब कोई कोई खिलाड़ी क्या होता है ना, एक वर्ष में कभी कभी एक जीतता है, कभी कभी 2 जीत लेता है, कभी कभी एक वर्ष के 3 अकेले जीत लेता है, कभी कभी वो एक वर्ष के 4 के चारों जीत लेता है ना। लेकिन कोई कोई खिलाड़ी ये होते हैं कि चलो 4 तो नहीं जीत पाए, लेकिन हम अपने पूरे करियर में चारों में से कभी ना कभी कोई ना कोई एक जीत लिए हैं, है ना। तो चारों में से कोई मतलब किसी न किसी बार जीता हुआ हो, उसे कहते हैं करियर ग्रैंड स्लैम। मतलब सारे ग्रैंड स्लैम ये अपने करियर में जीत चुके हैं। तो इन्होंने यूएस ओपन भी जीता हुआ है, विंबलडन जीता है, फ्रेंच भी जीता है और अब ऑस्ट्रेलियन भी जीत लिया। तो इस प्रकार से ये करियर ग्रैंड स्लैम वाले हो गए। अच्छा, कुल कितने ग्रैंड स्लैम है? 7। 2 बार फ्रेंच ओपन, 2 बार विंबलडन, 2 बार यूएस ओपन जीते हैं और अब पहली बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं। इस हिसाब से इनका करियर ग्रैंड स्लैम हो गया और ये करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। क्लियर? अच्छा, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम पूछा जाएगा तो कौन बताओगे? नोवाक जोकोविच। तो चारों ग्रैंड स्लैम में ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और जनवरी फरवरी में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। फ्रेंच ओपन फ्रांस में होगा और ये इसका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ये पूछा जाता है मिट्टी के मैदान पर, मई जून में होता है। विंबलडन ओपन ये लंदन में होता है और ये ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, जून जुलाई में आयोजित होता है। फिर यूएस ओपन जो होता है ये यूएस में न्यूयॉर्क में होता है, हार्ड कोर्ट पर ये भी होता है, अगस्त से सितंबर में हो जाता है। ओके, अगला, थाईलैंड मास्टर्स जीतकर सुपर 300 बैडमिंटन खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो थाईलैंड मास्टर्स जीत लिया है अभी देविका सिहाग ने। नाम याद रख लीजिए, एक नई खिलाड़ी, एक उभरती खिलाड़ी भारत को मिल रही हैं, देविका सिहाग। ये पीवी सिंधु और अभी साइना नेहवाल जो अभी रिटायरमेंट ली हैं, इन दोनों के बाद मात्र तीसरी ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने थाईलैंड मास्टर्स को जीत लिया है। सुपर 300 बैडमिंटन खिताब ये जीत चुकी हैं। 1 फरवरी को इन्होंने जीता है, गो जिन वेई को हराया है जो कि मलेशिया की हैं। तो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। बजट 2026-27 में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुभारंभ किया गया? देखो क्वेश्चन ऐसे बनते, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बना के बता रहा हूँ। आपको वैसे भी वीडियो दी गई है एक डिटेल वाली भी, उसको भी देख लो आप। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर के टाइप की ये वीडियो दे दी गई जिससे आपको पता लगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपसे तो आप बताओगे महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल इसका सही आंसर है। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए पहल। अभी आने वाले 1-2 दिनों में मैं और भी क्वेश्चन इसी में से बजट में से बना करके आपको दूंगा, जिससे आप 2-3 दिन का अगर डेली करंट अफेयर ही देख लोगे ना तब भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत 2026-27 के बजट में घोषणा की गई है, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य है ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों को वित्तीय सहायता, स्किल, ये सबको बढ़ावा देना।
ठीक है। तो सीधे ई कॉमर्स और निर्यात बाजारों को जोड़ा जाएगा, कारीगरों को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा, एक जिले से एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। अब कॉर्पोरेट सेक्टर का आप और भी देख सकते हो, ये मैंने लाइन ये वाला तो दिखाया ही था। आगे बढ़ते हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। जो भी और क्वेश्चन बजट से बनेंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, अच्छे से आप उसको रीडिंग लगा लेना। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो माई जीओवी पोर्टल पर जाकर दिया जाता है, उसमें गुजरात राज्य ने इस बार बेस्ट अवार्ड जीता था। वैसे बेस्ट झांकी का अवार्ड इस बार महाराष्ट्र को मिला हुआ है ओवरऑल में। हॉकी इंडिया लीग का उप विजेता टीम रांची रॉयल्स रही। रांची रॉयल्स को अभी कलिंगा की टीम ने हराया है, इस बार कलिंगा टीम जीती है हॉकी। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी। और मैंने इसको बताया था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, पूछा जाएगा। किस तकनीकी के आधार पर नरवाल, ये पनडुब्बी जो है, जो अभी ताइवान की पनडुब्बी थी, ये कौन सी तकनीक पर काम करती है, मतलब डीजल है, परमाणु वाली है, सौर ऊर्जा है, हाइड्रोजन वाला है, कौन सा है। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल्स जरूर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।